मानवित का शिमला के फॉरेस्ट विभाग में तबादला हो गया। बड़ी मुश्किल से उसे पिछले साल ये नौकरी मिली थी। सरकारी नौकरी मिलने की वजह से वह ये तबादला लेने से मना भी नहीं कर पाया था। पहले वह जबलपुर में नौकरी करता था। जबलपुर उसका खुद का शहर था और अब उसे जबलपुर से शिमला पहुंचा दिया गया था। फिर भी परिवार की स्थिति को देखकर उसने ये स्वीकार कर लिया था। मानवित को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से क्वार्टर मिला था, पर उसे अकेले रहना पसंद नहीं था। इसलिए उसने अपने ऑफिस के नज़दीक एक घर किराए से ले लिया। उस 2 मंजिल मकान में नीचे घर के मालिक रहते थे, ऊपर आमने सामने 2 कमरे थे, जिसमें से एक मानवित को दिया गया था। दूसरे कमरे भी किराए पे दिया गया था। कमरा काफ़ी बड़ा था। कमरे के अंदर ही एक तरफ किचन बनाया गया था, दूसरी तरफ बेड, एक अलमारी और छोटा सा स्टडी टेबल रखा था। बाथरूम दोनों कमरे के बीच एक ही था, जो बाहर था। बेड की बाजू में बड़ी खिड़की थी, जहाँ से पहाड़ियाँ दिखती थीं। कुल मिलाकर बड़ी खुशनुमा जगह थी। मानवित ने सामने के कमरे की तरफ झांका, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। मानवित एक 23 साल का अच्छी कदकाठी वाला खुशमिजाज इंसान था। सबकी मदद करता था, सबसे अच्छे से बोल लेता था। पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उसे यहाँ घर से इतनी दूर आना पड़ा था। मानवित के परिवार में उसकी माँ, पापा और 3 बहनें थीं। पापा नौकरी से रिटायर हो गए थे। एक बड़ी बहन की शादी हुई थी, बाकी 2 बहनों की शादी अभी बाकी थी। दोनों बहनें मानवित से छोटी थीं। अलग जगह, बोली, खान पान अलग होने की वजह से मानवित अपना खाना खुद ही बनाता था। डिपार्टमेंट ने उसकी हेल्प के लिए एक आदमी छोटू दिया था, जो उसके छोटे बड़े काम कर देता था। छोटू वहीं नज़दीक ही रहता था। जब भी मानवित उसे बुलाता, वह आ जाता था। पहाड़ों में शाम जल्दी होती है। मानवित का ऑफिस का टाइम भी सुबह 9 बजे से 4 बजे का होता था। कभी कभार कुछ इमरजेंसी हो तो उसे रात में जाना पड़ता था, वो भी सिर्फ राउंड लगाने। मानवित को शिमला आए आज 3 दिन हो गए थे। अभी तक उसे सामने वाले कमरे में कौन रह रहा है पता ही नहीं चला था। आज संडे था। संडे को मानवित की ऑफिस में छुट्टी थी। मानवित ने उठ के जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने पैसेज में एक छोटी सी 3 साल की बच्ची बैठी हुई धूप सेक रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उस बच्ची ने मानवित की तरफ देखा। उसने एक प्यारी सी मुस्कान मानवित को दी। मानवित भी उसके सामने मुस्कराया। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें, घुंघराले बाल। वो बच्ची बड़ी ही प्यारी थी। अभी मानवित उसके साथ बातचीत करता, उससे पहले मिश्री नाम से आवाज़ लगाते हुए उसकी माँ वहाँ आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। एक सेकंड के लिए उसकी और मानवित की नज़र मिली। मानवित एक टिक उसे देख रहा था। उस औरत ने अपनी नज़र फिरा ली और बच्ची की तरफ बढ़ गई। मानवित एक पल उसे देखता रह गया। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें, गोरा रंग, घुंघराले बाल, बेहद खूबसूरत। वो बच्ची भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही दिखती थी। मानवित तुरंत अंदर चला गया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे गिलानी महसूस हुई। ऐसे किसी शादीशुदा और एक बच्ची की माँ को देखना उसे बुरा लग रहा था। पता नहीं इन आँखों ने कैसे ऐसी गुस्ताखी कर ली कि नज़र एक पल उससे हटी ही नहीं। चाय नाश्ता करके मानवित वापस बेड पर आकर बैठ गया। मानवित को दरवाज़ा बंद रखना पसंद नहीं था। उसे सब खुला खुला अच्छा लगता था, पर अभी जो हुआ था उसके बाद दरवाज़ा खुला रखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। बाहर से अभी भी माँ बेटी के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। मानवित को अपना कुछ सामान लेने मार्केट भी जाना था। वह छोटू का इंतज़ार कर रहा था ताकि वह काम करके जाए, फिर वह भी मार्केट चला जाए। वहाँ से उसने एक चक्कर ऑफिस का लगाने का भी सोचा। उसे यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, तो यह खास किसी को पहचानता भी नहीं था। दरवाज़ा खटखटाने पर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने छोटू के साथ वह बच्ची भी खड़ी थी। वह भी अंदर आ गई। छोटू ने कहा, भैया ये मिश्री है, सामने जो साबिया दीदी रहती हैं उनकी बेटी। साबिया दी यहाँ स्कूल में टीचर हैं। यह मिश्री बीमार हो गई थी, अस्पताल में भर्ती थी, इसलिए 2-3 दिन से दिख नहीं रहे थे। छोटू की बात सुनकर जैसे ही मानवित की नज़र सामने गई, साबिया सामने दरवाजे पर ही खड़ी थी।
छोटू मानवित को मिश्री और साब्या के बारे में बता रहा था और मानवित बड़े ध्यान से सुन रहा था। अचानक मानवित को लगा सामने कोई खड़ा है। उसने नज़र उठा के देखा तो सामने साब्या खड़ी थी। साब्या ने मिश्री को आवाज़ लगाई। वह तुरंत अपनी माँ के पास चली गई। मानवित भी झेप गया और अंदर चला गया। छोटू भी सब काम निपटाने लगा। जैसे ही वह काम करके गया, मानवित भी मार्केट चला गया। मानवित जब वापस आया तब शाम हो रही थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो पीछे पीछे मिश्री भी अंदर आई। उसने मिश्री को चॉकलेट दी। चॉकलेट लेकर मिश्री अपने घर चली गई। मानवित अभी दरवाज़ा बंद करके लेटा ही था कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसने उठ के दरवाज़ा खोला तो सामने साब्या खड़ी थी। उसने मानवित के हाथ में चॉकलेट रखी और बोली, मिश्री के ज़्यादा करीब आने की कोशिश मत करना, आइंदा उसे कोई भी चीज़ मत दीजिएगा, और चली गई। मानवित को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन सही भी था। अभी वो उसे जानती भी कितना थी। ऐसे में उसकी बच्ची को कुछ भी देना गलत ही था। ऐसे ही दिन बीतते गए। मानवित और साब्या का जाने का टाइम एक ही होता था। शाम को जब वह वापस आता तब मिश्री खेलते मिलती। वह उसके पास तो नहीं आती थी, पर उसे देखकर मुस्कुरा ज़रूर देती थी। इतने दिनों में उसने अभी तक मिश्री के पापा को नहीं देखा था। उसे हमेशा साब्या मिश्री के साथ अकेली ही आते जाते दिखती थी। पता नहीं क्यों मानवित को हमेशा साब्या के चेहरे पर एक उदासी दिखती थी और आंखों में खालीपन नज़र आता था। साब्या को देखकर वो इतना तो समझ गया था कि साब्या यहाँ की लोकल नहीं थी, उसके जैसे ही कहीं से बाहर से आई थी। साब्या मानवित से कटी कटी ही रहती थी। वह मानवित भी साब्या को देखकर नज़रें नीची करके निकल जाता था। अगर कुछ था तो बहती मिश्री की मुस्कान। जब भी वह मानवित को देखकर मुस्कुराती, मानवित उसे देखकर सुकून मिलता था। एक दिन जब मानवित ऑफिस से लौटकर आया और सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचा तो मिश्री सिसक रही थी। जैसे ही उसने मानवित को देखा, वह उसे हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। वहाँ जाकर जब मानवित ने देखा तो साब्या नीचे गिरी हुई थी। उसके नज़दीक जाकर देखा तो उसे तेज़ बुखार था। इस वजह से शायद वह बेहोश हो गई थी। उसने छोटू को गाड़ी लेकर बुलाया और अस्पताल लेकर गया। तेज़ बुखार के चलते वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने साब्या को अस्पताल में भर्ती कर दिया। मानवित ने मिश्री को गोद में उठाया हुआ था। डर के मारे वह मानवित के गले से लिपट गई थी। मिश्री की हालत देखकर मानवित की आंखें भी नम हो गई थीं। मानवित उसे कैंटीन में ले गया और उसे नाश्ता करवाकर वापस ले आया था। साब्या अभी तक होश में नहीं आई थी। मिश्री मानवित की गोद में ही सो गई थी। पूरे दिन से थके हुए मानवित की भी कब आँख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। वह भी बाहर बैठे बैठे ही सो गया और मिश्री उसकी गोद में इत्मीनान से सो रही थी। साब्या जब होश में आई तो खुद को उसने अस्पताल में पाया। वो सोच में पड़ गई। उसे बस इतना ही याद था कि उसे चक्कर आया और वह गिर गई। उसे मिश्री याद आई। वह बेड से उठने लगी, तभी वहाँ नर्स आ गई। उसने नर्स से पूछा, सिस्टर मैं यहाँ कैसे आई? सिस्टर, आपके हस्बैंड आपको यहाँ लेकर आए। साब्या, हस्बैंड? मेरी बच्ची कहाँ है? सिस्टर, वो तो उनके पास है। साब्या कुछ कहती उससे पहले ही मानवित मिश्री को लेकर साब्या के पास आता है। साब्या मिश्री को गले लगा लेती है और उसे पूछती है, वो ठीक है? सामने मिश्री इशारे में ठीक होने की कहती है और मानवित की तरफ इशारा करती है। मानवित को मिश्री का यूँ इशारे से बात करना देख हैरानी होती है। साब्या को भी मानवित के साथ किए गए अपने बर्ताव पर बुरा लगता है। अगर आज मानवित उसकी मदद नहीं करता और मिश्री को ना संभालता तो पता नहीं क्या होता। साब्या मानवित की तरफ देखकर कहती है, माफ़ कीजिए, उस दिन आपको गलत समझा। आज जो आपने मेरे और मिश्री के लिए किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। दरअसल मिश्री बोल नहीं सकती है, इसलिए मुझे बहुत डर लगा रहता है। इसलिए मैं उसे जल्दी से किसी अजनबी से मिलने नहीं देती हूँ। साब्या की बातें सुनकर मानवित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे उस 3 साल की बच्ची के लिए बहुत बुरा लगता है। भगवान भी कैसे खेल खेलता है इतनी प्यारी बच्ची के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी की।
साबिया को कमजोरी की वजह से डॉक्टर एक दिन अस्पताल में भर्ती रखने के लिए कहते हैं। मानवित भी मिश्री के साथ वहीं रुक जाता है। मिश्री एक पल के लिए भी मानवित को छोड़ ही नहीं रही थी। मानवित उसे गोद में उठाए ही साबिया के लिए खाना और दवाई ले आता है। मानवित को पूछना बुरा लगता है, फिर भी वह साबिया से मिश्री के पिता के बारे में पूछ लेता है। साबिया उसे बस इतना ही बताती है कि मिश्री के पापा इस दुनिया में नहीं है, वह अकेली है। मानवित को साबिया और मिश्री की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख होता है। इंसान कितना भी मजबूत हो, कहीं ना कहीं तो कमज़ोर हो ही जाता है। साबिया को दवाइयों की वजह से नींद आ जाती है, वह गहरी नींद में सो जाती है। मानवित भी वहीं बैठे बैठे मिश्री के साथ सो जाता है। दूसरे दिन सुबह साबिया को डिस्चार्ज मिल जाता है। मानवित छोटू को बोलकर गाड़ी मंगवाता है और साबिया को घर ले जाता है। दिन बीतते जा रहे थे। साबिया बिल्कुल अच्छी हो गई थी। उसने स्कूल जाना वापस शुरू कर दिया था। मिश्री मानवित के ज़्यादा करीब आ गई थी। हर रोज़ मानवित के ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद मिश्री मानवित के साथ ही रहती थी। मानवित और साबिया में अब अच्छी बातें होने लगी थी, फिर भी दोनों अपने अपने एक दायरे में कैद थे। कई बार मानवित अपने साथ मिश्री को भी घुमाने ले जाता था। मानवित साबिया को चाहने लगा था, पर वह उसे कह नहीं पाया था। उसके ऊपर अपने घर की और अपनी बहनों की शादी की जिम्मेदारी भी थी। साबिया भी मानवित को पसंद करने लगी थी, पर वह अपनी मजबूरी जानती थी। वह एक बच्ची की माँ थी, साथ में वह एक विधवा थी। वह एक ऐसा भयानक भूतकाल पीछे छोड़ आई थी जो कभी भी उसके वर्तमान को तबाह कर सकता था। साबिया मानवित की उसके प्रति चाह से भी परिचित थी। ऐसे ही मानवित को शिमला आए 1 साल से ऊपर हो गया था। मानवित बीच में कई बार अपने घर भी हो आया था। इस बीच उसकी एक बहन की शादी भी हो गई थी। मानवित और साबिया के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था कि वो रिश्ता सब रिश्तों से अलग था। दोनों एक दूसरे की तकलीफ़ को बिना बोले ही समझ लेते थे। उनके रिश्ते का कोई नाम नहीं था, लेकिन दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मानवित ने कई बार साबिया से उसके घर परिवार के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा वह इन बातों को टाल जाती थी। मानवित के घर से अब मानवित की शादी के लिए दबाव बनने लगा था। उसके माँ बाप यही चाहते थे कि मानवित अब शादी कर ले। कब तक वो वहाँ अकेला रहेगा। वह साबिया से शादी करना चाहता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके माँ बाबूजी एक विधवा और एक बच्ची की माँ से शादी कराने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। वो उसे समाज का डर दिखाएंगे। वो किसी और से शादी करना भी नहीं चाहता था, इसलिए अब उसने घर जाना ही कम कर दिया था। उसने घर में भी 2-3 साल शादी के लिए मना कर दिया था। एक दिन मानवित और साबिया ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में मानवित साबिया से पूछता है, उसे यहाँ 2 साल होने को आए हैं, उसका यहाँ से तबादला कभी भी हो सकता है। अगर उसका तबादला हो गया तो क्या वह उसके साथ चलेगी। साबिया सोच में पड़ जाती है कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि इतना आगे तो उसने सोचा ही नहीं था। उसे सोच में पड़ी देख और चुप देखकर मानवित हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात बोल देता है। मानवित, साबिया कब से तुम्हें कहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पाया। बहुत चाहता हूँ तुम्हें, तब से जब तुम्हें पहली बार देखा था। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम विधवा हो और एक बच्ची की माँ हो। रहा मेरे माँ बाबूजी का सवाल, तो उनको मैं मना लूँगा। मुश्किल है, पर मान जाएंगे। बस मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे मन में क्या है। साबिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मानवित से कहती है, मानवित, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मिश्री को तुम जितना प्यार दोगे, तुम जितना उसका ख्याल रखोगे, और कोई नहीं रखेगा। पर मेरा भूतकाल तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। मुझसे शादी करके तुम्हें दुख और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। साबिया मानवित को कहती है कि उसका भूतकाल कभी भी उसके वर्तमान को बिगाड़ सकता है। साबिया मानवित को कहती है कि उससे जुड़ने के बाद उसका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। आज मैं तुम्हें अपने बारे में सच बताती हूँ। मैं यूपी के एक शहर से हूँ।
मेरे घर में मेरे अलावा बस मेरी नानी ही थी। बस हम दोनों ही एक दूसरे की दुनिया थे। 12वीं अच्छे नंबर से पास करके मैंने वहाँ के एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। मैं बहुत खुश थी उस कॉलेज में एडमिशन पाकर। अनुभव नाम था उसका, छात्र संघ का अध्यक्ष था, पीजी कर रहा था। वहाँ के विधायक का बेटा रवि उसका प्रतिद्वंदी था। रवि पहले दिन से मुझे पसंद करने लगा था, पर मुझे वो पसंद नहीं था। अनुभव से कॉलेज के काम के सिलसिले में मैं 2-3 बार मेरा मिलना हुआ और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये बात रवि तक पहुंच गई। उसे यह बात नागवार गुजरी। वो पहले मुझे परेशान नहीं करता था, पर उसने अनुभव को परेशान करने के लिए मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। रवि कभी भी घर पर आ धमकता और मुझे और नानी दोनों को परेशान कर देता। रवि कॉलेज छात्र संघ के चुनाव हार गया, अनुभव चुनाव जीत गया। रवि बौखला गया था, लेकिन अभी शहर में चुनाव बाकी थे तो वह शांति से बैठ गया। उसके पापा ये चुनाव जीत गए। इसके बाद उसने मुझे कॉलेज में परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सबके सामने मुझसे बदतमीजी की, जिस पर उसके और अनुभव के बीच काफ़ी लड़ाई हुई। इस वाक़े के बाद अनुभव ने मुझसे शादी कर ली। अनुभव का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, तो वह हमारे साथ ही रहने लगा। हम बहुत खुश थे। शादी के 4 दिन ही हुए थे कि एक दिन हमारे घर पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। अनुभव को बहुत मारा और मुझे उठाकर ले गए। वो रवि के ही गुंडे थे। उन्होंने मुझे एक जगह ले जाकर बंद कर दिया। वह जगह रवि का फार्म हाउस थी। रवि ने 4 दिनों तक मुझसे बलात्कार किया और 5वें दिन वे मुझे अपने घर पर छोड़ गया। घर जाकर पता चला अनुभव को बहुत मारा गया था। वो अस्पताल में भर्ती था। मेरी भी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन मैं अपना दुख भूलकर अनुभव का ध्यान रखने लगी। लेकिन अनुभव को अंदरूनी बहुत चोट आई थी। वह मुझे छोड़कर चला गया। शादी के 4 ही दिनों में मैं विधवा बन गई थी। अब किसी और चीज़ की उम्मीद नहीं थी, बस जिए जा रही थी। एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि यह बच्चा रवि का था। मन घृणा से भर गया। मैं बच्चा निकलवाने गई, लेकिन डॉक्टर ने तुम कमज़ोर हो, तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा, ये कहकर बच्चा निकालने से मना कर दिया। अपनी जान लेने की सोची, लेकिन मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर सोचा उस हैवान की ही जान ले लूं, ताकि और किसी की ज़िंदगी बिगाड़ ना पाए। नानी को पहले ही प्रयागराज आश्रम में भेज दिया। एक रात चुपके से मैं उसके घर में घुसकर उस पर चाकू से हमला करके भाग निकली। वो जिंदा बच गया था या मर गया, मुझे कुछ पता नहीं था। वहाँ से प्रयागराज आश्रम में पहुँची। वहाँ मिश्री का जन्म हुआ। शुरू में सच कहूँ तो मिश्री से बिल्कुल लगाव नहीं था। जिस हैवान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसके खून को बिल्कुल देखना भी नहीं चाहती थी। पर जब पता चला कि ये बोल नहीं सकती और कितना भी जुटलाऊं थी, तो ये मेरा ही हिस्सा। नफ़रत कब तक रहती इस मासूम से। उस दौरान नानी जी का भी देहांत हो गया था। अब मिश्री सचमुच मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। रवि जिंदा था या मर गया, मुझे कुछ पता नहीं था। शायद वो लोग प्रयागराज में भी मुझे ढूंढते हुए आ गए थे, इसलिए यहाँ शिमला आ पहुँची। ये भूल कर कि मिश्री के पिता कौन है, बस मिश्री में ही अपनी दुनिया बना ली। पर हमेशा एक डर लगा रहता है, कभी वो यहाँ मुझे ढूंढते हुए आ पहुँचा तो क्या होगा। मुझे मेरी फ़िक्र नहीं है, पर मिश्री की फ़िक्र है। मानविक, मुझसे तुम वादा करो, कल को मुझे कुछ हो जाए, मैं ना रहूं, तो तुम मिश्री का ध्यान रखोगे, उसे उन लोगों के गंदे हाथों में कभी नहीं जाने दोगे। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन वो लोग मुझे यहाँ पर भी ज़रूर ढूंढ लेंगे। तब मिश्री के जीवन पर भी खतरा बन जाएगा। साब्या की बातें सुनकर मानवीत एकदम खामोश हो गया। कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ में जी रही थी साब्या। साब्या के साथ जो हुआ था वो उसके सोच से बाहर था। आज 20 साल बाद पूरा हाल तालियों की आवाज़ से गूंज रहा था। स्टेज पर एक 25 साल की ऑफिसर को उसकी बहादुरी के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 25 साल की आईपीएस ऑफिसर मिश्री सिन्हा ने अपनी सूझबूझ
और बहादुरी से लड़कियों की तस्करी कराने वाले गैंग को पकड़ लिया था। सामने बैठे मानवीत की आंखों में पानी आ गया था। मिस्री के लिए जो ख्वाब उसके बचपन से उसने देखे थे, वो ख्वाब आज मिस्री ने सच कर दिखाए थे। उसे आज साबिया की बहुत याद आ रही थी। मिस्री की आवाज़ सुनकर वह अपनी सोच से बाहर आया और सामने स्टेज की तरफ देखने लगा। मिस्री की आवाज़ हाल में गूंजने लगी। आज मैं जो कुछ हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पापा की वजह से हूँ। बचपन से ही मेरे पापा ने मुझे IPS अफसर बनने का सपना देखा था। आंखें तो मेरी थीं, पर उसमें ख्वाब मेरे पापा के थे। बचपन से ही मुझे उन्होंने मजबूत बनाया है, कड़ी मेहनत करवाई है। नतीजा ये है कि मैं आज ये कर पाई हूँ। इतना कहकर वो स्टेज से नीचे आ गई। स्टेज से नीचे आकर वह मानवीत के गले लग गई। उससे पहले कि मीडिया वाले उन्हें घेर लेते, वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकल गए। घर पहुँचकर मिस्री ने अपनी दादी की फ़ोटो पर हार चढ़ाया। दादी, देखो आपकी पोती को तमगा मिला है बहादुरी के लिए। फिर अपने पापा से बोली, मुझे अपनी माँ की भी धुंधली छवि याद है। वह होती तो बहुत खुश होती, है ना पापा? मानवीत कुछ जवाब नहीं दे पाया। उसने बस उसे गले से लगा लिया। रात को मानवीत को नींद नहीं आ रही थी। वे बेचैनी महसूस कर रहा था। मिस्री की इतनी बड़ी सफलता उसे पता चली होगी या नहीं। सब अखबारों में मिस्री के कारनामों की चर्चा थी। शायद उसने भी पढ़ा ही होगा। वक्त आ गया था कि मिस्री अपनी सच्चाई जान ले, अपनी माँ की सच्चाई जाने। मानवीत ने मन पक्का कर लिया था, कल वो मिस्री को उसकी माँ की सच्चाई ज़रूर बताएगा। अब उसका मन हल्का हो गया और वह सो गया। दूसरे दिन मिस्री को जल्दी जाना था, इसलिए वह सुबह जल्दी तैयार हो गई थी। मानवीत का मन भी शांत था। नाश्ता करके मिस्री थाना जाने के लिए निकल गई। मानवीत भी ऑफिस चला गया। अब मानवीत गुजरात में बड़ौदा में जिला कचहरी में जॉब करता था। उसने अब गुजरात को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया था। वह मिस्री को सुरक्षित भविष्य के लिए सबसे दूर ले आया था। शाम को खाना खाने के बाद मानवीत और मिस्री दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। मिस्री उसे अपने मिशन के बारे में बता रही थी। मिस्री की आवाज़ को सुनकर मानवीत की आंखों में पानी आ गया था। मिस्री ने जब बात करते करते मानवीत की तरफ देखा तो वह पानी वाली आंखों से उसे ही देख रहा था। मिस्री उसके गले से लग जाती है। क्या हुआ पापा? कल से देख रही हूँ, बार बार आंखों में पानी क्यों आ रहा है? कल से मानवीत, जब भी तुम्हें बोलते सुनता हूँ तो मन भर आता है। मिस्री, जानती हूँ पापा, मेरी आवाज़ लाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। छोटी सी थी इसलिए याद नहीं है, पर आप मेरी आवाज़ वापस लाने के लिए बहुत जगह घूमे थे। मानवीत, हाँ, कुछ और भी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारे जन्म को लेकर कुछ बातें हैं, तुम्हारी माँ को लेकर कुछ बातें हैं जिसे तुम्हें अब जानने का पूरा हक है। और मानवीत मिस्री को उसकी माँ साबिया के बारे में सब कुछ बताता है। मिस्री, बचपन से सिर्फ आपको और दादी को ही देखा है। माँ की बस एक धुंधली सी तस्वीर और कुछ धुंधली सी यादें थी। आप ही मेरे सब कुछ हो। वो रोने लगती है। मेरी माँ ने मुझे ज़िंदा रखने के लिए इतनी मुसीबत झेली और आपने तो मुझसे कोई रिश्ता ना होते हुए भी अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे नाम कर दी। मानवीत, रिश्ता कैसे नहीं था? था ना रिश्ता, दर्द का रिश्ता था। वो बस रोए जा रही थी। मानवीत उसे गले से लगा लेता है। बस कर मेरे बच्चे, तुझे रुलाना नहीं चाहता था, पर तुझे सच्चाई बतानी भी उतनी ही ज़रूरी थी। मिस्री, पापा, क्या मेरी माँ जिंदा है? मानवीत, हाँ बेटा, ऋषिकेश के एक आश्रम में वह रहती हैं। उसने मुझसे कहा था, जिस दिन मेरी बेटी मेरी सच्चाई समझने लग जाए, अपनी माँ की मजबूरी समझने लगे, उसे गलत न समझे, तब उसे मेरे पास ले आना। मिस्री, पापा, मैं इंतज़ाम करवाती हूँ, हम कल ही चलेंगे। मानवीत ने हाँ में सर हिला दिया। वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। वो चाहता था कि मिस्री साबिया की मजबूरी को समझे, उसे गलत न समझे। वो कई बार साबिया से मिलने ऋषिकेश जाता था, लेकिन उसने कभी मिस्री को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी थी। वह सही समय का इंतज़ार कर रहा था। दूसरे दिन सुबह ही मानवीत और मिस्री
साब्या से मिलने के लिए निकल गए। मिस्री अपनी माँ से मिलने के लिए बेचैन थी। उसकी माँ का त्याग ही उसे आज इस मकाम तक ले आया था। मिस्री को जब से साब्या उसकी माँ के बारे में पता चला था, वह उससे मिलने के लिए बेचैन हो उठी थी। वो तुरंत ऋषिकेश जाना चाहती थी। दूसरे दिन सुबह ही दोनों साब्या के पास ऋषिकेश जाने के लिए निकल गए थे। मिस्री का मन आज बस में नहीं था। वह जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुँचना चाहती थी। वहीं मानवीत का मन वापस अतीत में पहुँच गया था। साब्या से उसकी कहानी सुनने के बाद मानवीत का साब्या के लिए प्यार और बढ़ गया था। हालात के सामने झुकने की बजाय उसने उन हालातों का सामना किया था। वो आज साब्या से अपने मन की हर बात कह देना चाहता था। मानवीत, साब्या, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारे लिए मान और भी बढ़ गया है। मैं तुम पर दया दिखाकर तुमसे शादी नहीं करना चाहता, पर तुम्हारा अतीत जानने के बाद तुमसे और ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। मिस्री को पिता का नाम देकर उसे एक सुरक्षित भविष्य देना चाहता हूँ। साब्या, आपके प्यार, आपकी जज्बात की मैं कदर करती हूँ, पर आपके साथ कोई भी रिश्ते में बनकर मैं आपको कोई भी मुसीबत में डालना नहीं चाहती। आपके माता पिता की बहुत सी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। मैं उन उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती। आपके माता पिता कभी भी एक विधवा, एक बच्ची की माँ और एक ऐसी औरत जिसके साथ बलात्कार हुआ हो, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तुम बहुत अच्छे इंसान हो मानवीत, पर हमारा समाज अभी भी उसी युग में जी रहा है जहाँ हमें कुछ बातों की आज भी इजाज़त नहीं है। तुम समझो, तुम्हारे और मेरे बीच जो पवित्र रिश्ता है वह बहुत ही पवित्र रिश्ता है, जो देह से नहीं मन से जुड़ा है। वैसे भी हर रिश्ते का कोई नाम हो ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ रिश्ते बेनाम ही अच्छे होते हैं, जिसमें एक दिल दूसरे दिल की आवाज़ सुन लेता है, एक मन दूसरे मन का दर्द जान लेता है। दर्द का रिश्ता हम दोनों के बीच जो हर रिश्ते से बड़ा है। इतना कहकर साब्या रोने लगती है। साब्या को ऐसे रोते देख मानवीत को बहुत गुस्सा आता है। वह साब्या से कहता है, कौन से समाज की बात कर रही हो तुम? वो समाज जो कभी तुम्हारी मदद करने नहीं आया, जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। एक छोटी सी बच्ची को लेकर तुम्हें उसकी और अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागना पड़ा। उस समाज की बात कर रही हो तुम। माना कि मेरे माता पिता को मनाने में समय लगेगा, लेकिन वो मेरी बात ज़रूर समझेंगे। आखिर मेरी भी तो 3 बहनें हैं। मैं अगले हफ्ते ही जबलपुर जाकर उनसे बात करता हूँ। साब्या मानवीत को कोई जवाब नहीं देती है। उसे मानवीत का स्वभाव पता चल गया था। वो हार मानने वालों में से नहीं था। मानवीत के माता पिता इन 2 सालों में 2-3 बार शिमला आ चुके थे। साब्या भी उनसे मिल चुकी थी। वो इतना तो जान गई थी कि मानवीत के माता पिता इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो उनके बीच संघर्ष का कारण बनना नहीं चाहती थी। मानवीत भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने भी सोच लिया था कि अगर उसके माता पिता नहीं मानेंगे, फिर भी वह साब्या से शादी करके ही रहेगा। वो साब्या के शहर जाकर रवि के बारे में भी जानना चाहता था, ताकि साब्या को उसके डर से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। मानवीत पूरे 1 सप्ताह बाद वापस आया था। मिस्री को मानवीत से इतना लगाव हो गया था कि उसने साब्या को परेशान कर दिया था। वहीं मानवीत का भी मिस्री के बगैर बुरा हाल था। जैसे ही मानवीत वापस आया, मिस्री दौड़कर उसके गले लग गई थी। मानवीत मिस्री को देखकर खुश हो गया था, पर उसके चेहरे के पीछे छिपी उदासी उसने देख ली थी। उसे पता ही था मानवीत के माँ बाप नहीं मानेंगे। मानवीत को इस बात का दुख बहुत था कि उसके माता पिता ने साब्या को अपनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन जिस डर के साए में वह जी रही थी, वह साया खत्म हो गया था। मानवीत ने साब्या को बताया कि वह रवि का हाल जानने उसके शहर गया था और वहाँ से उसे साब्या के लिए खुशखबरी ही पता चली थी। रवि उसके माँ बाप की इकलौती औलाद थी। जिस दिन तुम उसे मारकर भाग निकली, उस दिन वह बहुत जख्मी हो गया था। तुमने उसके पेट और सीने पर वार किया था। 2 महीना वह आईसीयू में रहा। उस दौरान उसके पिता ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारा कोई पता नहीं चला। वो 2 महीने बाद अच्छा होकर घर भी आ गया, पर तुम्हारे लिए गुस्से से पागल भी हो रहा था। हर जगह पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था।
उसे शराब पीने से मना किया गया था, फिर भी उसने पी, जिस वजह से उसके शरीर में जहर फैल गया और वो मर गया। रवि के मरने के बाद उसकी अस्थियां विसर्जित करने वे प्रयागराज आए थे। वहाँ पर उन्होंने तुम्हें देख लिया था। तुम्हें वो पकड़ पाते उससे पहले ही तुम वहाँ से भाग निकली। 1 साल पहले उनका भी देहांत हो गया है। साब्या, तुम्हें इतना सब कैसे पता? मानविक, मैं रवि की माँ से मिला था, उन्होंने मुझे बताया। वो अपने बेटे के किए पर बहुत शर्मिंदा थे, पर पति और बेटे के आगे लाचार थीं। मैंने उन्हें तुम्हारे और मिश्री के बारे में कुछ नहीं बताया है। उन्होंने सब कुछ बेचकर अनाथ आश्रम को दान कर दिया है और खुद हरिद्वार जा रही हैं। साब्या, तुम्हारी सारी परेशानी हट चुकी है। अब तुम पर या मिश्री पर कोई खतरा नहीं है। अब तो तुम्हें शादी करने में कोई ऐतराज़ नहीं है ना? साब्या, माँ बाबूजी ने क्या कहा, वो माने? मानविक एक गहरी सांस लेकर, नहीं, वो नहीं माने। उनका कहना है कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो मेरी छोटी बहन की शादी नहीं होगी, और जो उन 2 बहनों की शादी हुई है उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होगा। हम शादी ज़रूर करेंगे, बाद में वो लोग भी मान जाएंगे। साब्या खामोश हो जाती है। 2 दिन वह कसमकस में रहती है। मानविक को साब्या की चुप्पी से लगता है कि वह शादी के लिए मान गई है। तीसरे दिन सुबह 6 बजे अचानक मानविक की नींद खुल जाती है। उसे बेचैनी होती है, इसलिए वह अपने कमरे से बाहर आता है। तभी उसे साब्या के कमरे के बाहर ताला नज़र आता है। वो भागकर नीचे मकान मालिक के पास जाता है और साब्या के बारे में पूछता है। मकान मालिक उसे बताता है कि साब्या अभी थोड़ी देर पहले ही अपना सामान लेकर बस स्टैंड की तरफ गई है। वो सब समझ जाता है और तुरंत बस स्टैंड की तरफ जाता है। मानविक भागकर बस स्टैंड पहुंचता है और साब्या को ढूंढता है। उसे डर था कि साब्या चली ना गई हो। तभी उसे सामने साब्या मिश्री के साथ बैठी नज़र आती है। मानविक उसके पास जाता है। साब्या उसे देखकर खड़ी हो जाती है। साब्या अपना मन पक्का करके मानविक से कहती है, मानविक, मैं तुम्हारे प्यार की कदर करती हूँ, पर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तुम मुझे कभी भी समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं यहाँ से दूर चली जाना चाहती थी। मानविक, यहाँ से चले जाने के बाद क्या करोगी, कभी सोचा है? एक अकेली औरत के लिए कितना मुश्किल है एक ऐसी लड़की को बड़ा करना जो बोल नहीं सकती है। तुम तो बोल सकती थी, फिर भी तुम भुगत चुकी हो। तुम मिश्री को एक सुरक्षित भविष्य कैसे दे सकती हो? साब्या की आंखों में पानी आ जाता है। उसे ऐसे रोता देख मानविक भी तड़प उठता है। वो साब्या से कहता है, ठीक है, तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती, पर तुम मुझे मिश्री को अपना नाम देने से नहीं रोक सकती। मैं मिश्री को कानूनन गोद लेना चाहता हूँ, उसमें तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? साब्या सिर हिलाकर ना में जवाब देती है। मानविक अपना ट्रांसफ़र वापस जबलपुर करवा लेता है और साब्या और मिश्री के साथ वहाँ चला जाता है। साब्या मानविक के घर के नज़दीक ही किराए पर घर लेकर रहने लगी। मानविक ने मिश्री को कानूनन अडॉप्ट किया। मानविक के घर वालों को ये पसंद नहीं आया, पर मानविक ने उनकी नहीं सुनी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। मानविक की छोटी बहन की शादी भी हो गई। मानविक के घर वाले साब्या को अपना नहीं पाते हैं और मानविक किसी और से शादी करना नहीं चाहता था। साब्या जानती थी कि मानविक के माता पिता उसे कभी भी नहीं अपनाएंगे, और जब तक वो वहाँ है मानविक कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। साथ में ये भी जानती थी कि मिश्री में मानविक की जान बसती है, इसलिए उसने अकेले ही मिश्री को मानविक के पास छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। उसे पता था कि मिश्री को मानविक बहुत प्यार देगा, एक बेहतरीन ज़िंदगी देगा जो वो कभी नहीं दे पाएगी। और एक दिन साब्या मानविक और मिश्री को छोड़कर चली गई। मानविक ने उसे बहुत ढूंढा, पर साब्या का कोई पता नहीं चला। साब्या के जाने के बाद मानविक के माँ बाप ने मिश्री को अपना लिया, लेकिन मानविक शादी के लिए राज़ी नहीं हुआ। एक दिन मानविक ने अखबार में दिल्ली में ENT कैंप के बारे में पढ़ा। मानविक मिश्री को लेकर दिल्ली के उस कैंप में ले गया। डॉक्टर ने मिश्री की जांच कर बताया कि शायद ऑपरेशन से इसकी आवाज़ वापस आ जाए। ऑपरेशन सफल हुआ और मानविक की दुआ भी ऊपर वाले ने कबूल की। मिश्री की आवाज़ वापस आ गई।
अब मानवित ने अपना सारा ध्यान मिश्री पर लगा दिया। उसने मिश्री की आंखों में एक ही सपना भर दिया, आईपीएस ऑफिसर बनने का। मिश्री ने भी उन सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत की, अपने आप को मजबूत बनाया। साब्या को गए 10 साल हो गए थे। मानवित के माँ बाप का भी देहांत हो चुका था। अब घर में सिर्फ मानवित और मिश्री ही रह गए थे। एक दिन मानवित पर साब्या का फ़ोन आया। उसने मानवित को वह ऋषिकेश के एक आश्रम में है और अच्छी है ये बताया। मानवित साब्या को वहाँ मिलने चला गया। उसने साब्या को मिश्री की आवाज़ के बारे में, उसके सपनों के बारे में बताया। उसने साब्या से वापस चलने के लिए कहा, पर साब्या ने मना कर दिया। साब्या जब मिश्री को छोड़कर गई तब मिश्री बहुत छोटी थी, इसलिए वह साब्या को भूल चुकी थी। साब्या ने मानवित से वादा लिया कि जब तक मिश्री कुछ बन नहीं जाती, सब कुछ समझने नहीं लगती, तब तक उसे उसकी माँ के बारे में कुछ नहीं बताया जाए। और आज वह दिन आ गया था जब मिश्री साब्या के बारे में सब जान गई थी, उसकी मजबूरी समझने लगी थी और आज अपनी माँ को अपने पास रखने के लिए लेने जा रही थी। मानवित ने साब्या को उनके आने के बारे में बता दिया था। साब्या गेट के सामने ही खड़ी होकर मिश्री का इंतज़ार कर रही थी। मिश्री ने साब्या को पहचान लिया था। मिश्री भी तो साब्या की ही प्रतिकृति थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले से लगकर रोने लगीं। आज बरसों बाद माँ बेटी का मिलन हुआ था। सबकी आंखों में आंसू थे। मिश्री, माँ, आज आपका वनवास खत्म हुआ, आपका त्याग सफल हुआ, आपकी बेटी अफसर बन गई। अब तो आप हमारे साथ चलोगे ना? साब्या सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। मिश्री को उसकी माँ मिल गई थी, साब्या को अपनी बेटी। मानवित ने अपने सच्चे प्यार के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दोनों के नाम कर दी थी। तीनों आज अपनी नई ज़िंदगी की तरफ चल दिए थे, आँखों में एक नई उम्मीद, नया सपना लेकर।